क्लास 11th बच्चों, आज हम हिंदी गद्य में पढ़ने जा रहे हैं शेखर जोशी का लिखा पाठ गलता लोहा। ये इनकी कहानी है। तो जीवन परिचय एक बार इनका देख लेते हैं हम। जन्म सन 1932, अल्मोड़ा उत्तरांचल। प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, सात के लोग, दाज्यो, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह। सम्मान पहल सम्मान। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते ही देखते कहानी विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यो पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। अर्थात इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से जो जाति भेद की दीवारें हैं, लोहे की तरह मजबूत दीवारें हैं, वो गल रही हैं और समाज जो है वो एक नया आकार ले रहा है। चलिए पढ़ते हैं कहानी गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें मैं दूर से ही पहचान सकता था। लंबे वेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ कराएगा। बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब ये सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। क्या पढ़ा हमने कि बंसीधर जो है वो मोहन के पिता हैं और मोहन अपने घर से हंसुआ लेकर चलता है। हंसिया हम सब लोग जानते हैं, जो काटने छाँटने के काम में आता है। किस उद्देश्य से निकला था कि वो अपने खेत की झाड़ियों को साफ कर देगा, क्योंकि जो उसके पिता थे वो बूढ़े थे और उनसे अब ये सब काम नहीं हो पाता था। जीवन भर उन्होंने पुरोहिती का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया था, तो अब बुढ़ापे में उनसे वह भी नहीं होता। तो वो ये उम्मीद लेकर ये कहते हैं कि चढ़ाई चढ़ना अब अपने बस की बात नहीं है। तो उन्हें लगता है कि शायद मोहन उनकी इस काम में मदद कर देगा, लेकिन क्योंकि मोहन को पुरोहिती का काम नहीं आता था, इसलिए उसने
उनके बोझ हल्का करने की कोई भी उम्मीद नहीं जताई, आश्वासन नहीं दिया उनको। और दूसरी तरह से वो बोझ हल्का तो करना चाहता था, इसीलिए वो उसे जो समझ में आया हंसिया लेकर वो खेतों की तरफ निकल गया और उस पर धार करवाने के लिए धनराम लोहार के आफर में बैठ गया जाकर। मोहन उनका आशय ना समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ में भट्टी गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम और मोहन जो थे वो सहपाठी थे, यानी स्कूल में, गांव के स्कूल में ही साथ साथ पढ़े हुए थे। तो वो अपने बचपन की दुनिया में चले गए, धनराम और मोहन। धनराम की दुकान पर बैठकर जब वो मोहन जो था वो उसको काम करते हुए देख रहा था तो वो काम करते करते अपने बचपन की यादों में खो गए। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींच कर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। अर्थात बचपन में मोहन और धनराम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके मास्टर थे त्रिलोक सिंह। तो वो गांव का प्राइमरी स्कूल था जिसमें वो दोनों पढ़ते थे। तो वहाँ का जो दृश्य है वो क्या है कि अध्यापक जो हैं वो कब आते हैं स्कूल में? जब प्रार्थना का समय हो जाता है और बच्चों से आके पूछते हैं क्या प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? तो उन्हें ये पता है कि अगर प्रार्थना चल रही होती, बच्चे कर रहे होते, तो जहाँ पर वो हुक्का पी रहे थे वहाँ तक भी उसकी आवाज़ पहुँचती। लेकिन फिर भी वो बच्चों से जाकर के पूछते हैं। फिर पूछते हैं मोहन नहीं आया आज, क्योंकि मोहन जो था वो उनका प्रिय छात्र था। वही मोहन जो धनराम की आफर पे बैठ के बातें कर रहा है। मोहन जो है वो कुशाग्र बुद्धि बालक है, इसलिए त्रिलोक सिंह का प्रिय छात्र था। वो केवल पढ़ने में ही होशियार नहीं था, गायन में भी अच्छा गाता था। उसके मुकाबले का और कोई भी बालक जो था वो स्कूल में नहीं था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका कारण शायद ये था कि बचपन से ही मन में ये बात बैठा दी गई कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह ऐसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। अर्थात मोहन जो था वो धनराम का सहपाठी था और मोहन से उसने अनेक बार दंड भी पाया था, लेकिन फिर भी वो मोहन से ईर्ष्या नहीं रखता था। उन मोहन के प्रति उसके मन में आदर का भाव और स्नेह प्रेम का भाव था, क्योंकि उसकी 2 वजह थी। एक तो उसके मन में जातिगत हीनता की भावना थी
अर्थात मोहन जो था वो उच्च जाति का था और धनराम निम्न जाति का था, तो उसके मन में ये हीन भावना भी थी। और दूसरा कारण ये था कि जो त्रिलोक सिंह मास्टर थे वो मोहन की इतनी प्रशंसा करते थे, कहते थे कि मोहन जरूर ही एक ना एक दिन उनका भी और स्कूल का नाम भी ऊंचा करेगा, यानी कुछ ऐसा करेगा जिससे उन दोनों का नाम रोशन हो। इसलिए धनराम उससे और भी अधिक प्रभावित रहता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा 13 का पहाड़ा सुना तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 दूनी 24 सटाक। एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई थी, वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अर्थात मास्टर साहब का नियम क्या था कि वो जिस बच्चे की पिटाई लगाते थे उसी से टहनी भी तोड़वाते थे। तो जो बच्चे होते थे वो अपने लिए टहनी तोड़ के लाते थे, लेकिन ऐसी टहनी लाते थे जिससे मास्टर साहब खुश हो जाएं। धनराम भी वही करता था। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे 12 पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जवान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकने फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर क्षण बेंत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। यानी वो धनराम जो था वो तीसरी क्लास से अधिक नहीं पढ़ पाया। एक तो उसके पिता की गरीबी इसका मुख्य कारण थी और दूसरा उसकी रुचि भी नहीं थी। पूरे दिन याद करने के बाद भी वह 13 का पहाड़ा याद करके मास्टर साहब को नहीं सुना पाया, तो उन्होंने फिर उसको दंड नहीं दिया। क्या कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, जवान की चाबुक से उसको घायल कर दिया। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। यानी धनराम की जो पैतृक व्यवसाय था, लोहे के काम करने का जो पैतृक व्यवसाय था, उसी को उसने सहज भाव से अपना लिया। तीसरी क्लास के बाद में उसने स्कूल छोड़ दिया और उसी को अच्छी तरह से काम सीखकर अपने पिता की दुकान पर बैठ गया। उसे उसमें कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हुई। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की प्रोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। अर्थात उनका जो पैतृक व्यवसाय था, जो काम वो करते थे प्रोहिताई का, उसमें उनके परिवार का आधा पेट ही भर पाता था। यानी खर्चे जो थे बहुत मुश्किल से पूरे हो पाते थे। तो मोहन जो था वो कुशाग्र बुद्धि था, तो उनके पिता की भी ये इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनके वंश की, उनके परिवार की गरीबी मिटा दे। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ जाने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते।
प्राइमरी स्कूल के बाद में उनके गांव में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जहां वो पढ़ सके। तो गांव जो स्कूल था वो 4 मील दूर था और बीच में नदी पड़ती थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मोहन जो था वहाँ तक पैदल चलकर स्कूल जाता था और वहाँ से वापस आता। बीच में एक नदी भी पड़ती थी। जब थका हारा आता तो उसके पिता उसे पुराणों की कथाओं से प्रेरक प्रसंग सुनाते, जिससे उसका उत्साह बना रहे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। अर्थात क्या हुआ कि उन्होंने नदी पार किसी के घर पर, अपने किसी यजमान के घर पर मोहन के रहने का इंतज़ाम किया, लेकिन फिर भी छुट्टियों में मोहन घर आता ही था। तो एक दिन जब वो नदी पार कर रहा था तो पानी का रेला अचानक से आ गया, जिससे मोहन डूबते डूबते बचा। इस बात से बंसीधर जो थे वो बहुत अधिक घबरा गए और ये सोचने लगे कि इस तरह से कैसे काम चलेगा। बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। अगला पार्ट अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।